आशुतोष जी, आज के दिन में जब लगातार सवाल ये उठ रहा है कि ये नाक का सवाल है, ये साख का सवाल है, क्योंकि बीजेपी वर्सेस गुपकार अलायंस, ये चुनाव के नतीजे कम से कम एक तरह से एक जनमत संग्रह के तौर पर भी देखा जा सकता है, जिससे आगे कश्मीर की नीति और भविष्य तय होगा पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत। देखिए मीनाक्षी जी, ना तो ये नाक का सवाल है, ना ये साख का सवाल है। मैं संबित पात्रा की इस बात से सहमत हूं कि देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी खबर होगी अगर कश्मीर के अंदर हम सुचारू जी बोलिए सर। अगर कश्मीर के अंदर सुचारू रूप से चुनाव होता है, वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होती है, तो हम सब के लिए एक बड़ी खबर। इससे मैं किसी तरीके से कोई इनकार नहीं करता हूं। और मुझे लगता है कि आज का जो चुनाव होगा उसमें आप देखेंगे कि जम्मू में तो बीजेपी को बढ़त मिलेगी, लेकिन घाटी के अंदर जो है वो गुपकार को बढ़त मिलेगी। मुझे एक बात आज सुनकर अच्छा लगा कि कम से कम संबित पात्रा जी ने एक बात तो माना कि जो पीडीपी के साथी वो भारतीय है और जो गुपकार अलायंस के लोगों को गुपकार गैंग नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है इस कश्मीर के संदर्भ में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो कश्मीर समस्या को और कॉम्प्लिकेट करते हैं, कश्मीर समस्या को और आप खराब करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की भाषा अगर कश्मीर में ना होती तो बेहतर होता, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उन्होंने लगातार भारत का झंडा उठाया है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो। ये सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन से लगातार भारत के पक्ष को मजबूती के साथ रखते रहे। पीडीपी के साथ बीजेपी की सरकार रही है, तो ऐसे लोगों को अगर साथ आते, अगर आप उनको गैंग कहते हैं तो आप उनको डिस्क्रेडिट करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि आज संबित पात्रा जी ने किया है, बहुत अच्छा। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और मुझे ये बात ठीक लगती है कि चुनाव एक ऐसा पर्व है जिसमें जितनी बेहतर लेकिन आशुतोष जी, जो हालिया बयान थे, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के थे या महबूबा मुफ्ती के थे, क्या आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं? अगर वो ये कह रहे हैं कि हम चीन की मदद से धारा 370 बहाल कर देंगे, महबूबा अगर ये कह रही है कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, क्या इन बयानों को नजरअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ये आपत्तिजनक बयान है। लेकिन देश के गृह मंत्री अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे कि आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं या समस्या को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। मेरी सिंपल सी बात है, कोई भी इस देश का कोई भी आदमी अगर वो चीन की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, तो उसको कन्फ्रंट करना चाहिए, उसको कंटेस्ट करना चाहिए और उसकी भाषा पर उसको करनी चाहिए। डॉक्टर संबित पात्रा, आप एक बार जवाब दे दीजिए इस बात का, फिर हम भट्ट साहब के पास जाएंगे। ठीक है डॉक्टर पात्रा। देखिए, आज का दिन एक बहुत मैं कहूंगा एक परिपक्वता का दिन है, एक मैच्योरिटी का दिन है, क्योंकि लोकतंत्र के विषय में और लोकतंत्र की विजय के विषय में हम डिस्कशन कर रहे हैं। मगर यहां भाषा की चूंकि बात हुई, मैं यहां भाषा के विषय में डिस्कशन नहीं करना चाहता था। मैं याद दिला दूं, अक्टूबर के महीने में जब 14 महीने के डिटेंशन के बाद पहली बार महबूबा मुफ्ती बाहर आई तो उनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें जो बयान था, 2 बयान थी। पहला बयान था कि जब तक हमें अपना आर्टिकल 370 वापस नहीं मिलेगा तब तक मैं भारत के झंडे के नीचे कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, क्योंकि इस झंडे से, जम्मू कश्मीर के झंडे से ही हमारे भारत के झंडे का सरोकार है। मगर फिर भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जबकि पिछली बार उन्होंने अर्बन बॉडी इलेक्शंस को बॉयकॉट किया था। यह अपने आप में संविधान की जीत को ही दर्शाता है। दूसरी बार इन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चीन की मदद से हम पुनः आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे। ऐसे में गृह मंत्री होने के नाते गुपकार को आड़े हाथ लेना, उनके विषय में जो सत्य है उसको जमाने के सामने रखना, उसको विश्व के सामने रखना, यह उनका कर्तव्य था। और सबसे बड़ी बात है, यहां कांग्रेस का प्रवक्ता आज नहीं है। याद करिए, पहले उसी गुपकार अलायंस में कांग्रेस भी शामिल थी। जब हमने सच्चाई को दिखाया तो कांग्रेस को बाध्यतम पर्दे के पीछे हाथ मिलाना तो रखना पड़ा, पर्दे के आगे वो जुदा हो गए। ये डाइवोर्स पर्दे के आगे हुआ है, पर्दे के पीछे अभी भी वो एक है।